वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिगनर टू मास्टर यूपीएससी सीएससी चैनल ऑफ अन अकेडमी। सो गाइज हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी की और कैसे मोहम्मद गौरी ने इंडिया में इस्लाम का एक इस्टेब्लिशमेंट किया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस चाहिए आपको यूपीएससी सीएससी की, तो आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, ठीक है। सेकंड वन, आप अगर वहाँ इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो हो रहे हैं फ्री टेस्ट, वो भी आपको अवेलेबल होंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ठीक है। आप बहुत सारे कोर्सेज को देख सकते हो। द नेक्स्ट वन, प्रिपेयर विद द टॉपर्स, ठीक है। बहुत सारे टॉपर एजुकेटर्स आपको यहाँ पे टीच करेंगे, आपको आपके सपने पूरे करने में कहने की हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अकेडमी का, आपको कोर्स ज्वाइन करना है अकेडमी का, तो फिर यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, कहने का मतलब कि वेरियस प्लान से जो आप अपने यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मंथली पे करना चाहते हो, एक साथ इतना पैसा नहीं पे करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है ईएमआई का। आप ईएमआई भी पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज करिए दीपक 1, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वो अपने सेशन को। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने यहाँ पे मोइजुद्दीन मोहम्मद इब्न साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये नाम बेटा कुछ ऐसे होते ही थे, आप घबराइए मत नाम को सुनकर। तो बोला जाता है कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम जो था, रियल में जो नाम था वो था मोइजुद्दीन मोहम्मद, और इनके भाई का नाम था, जिनके ब्रदर थे उनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम इसका ओरिजिनल नाम था। और ये पॉपुलरली, ये फेमस हुआ था जिस नाम से, उस नाम का था, उस नाम को हम बोलते हैं सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका ओरिजिनल नाम है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है, ये बेटा इस नाम से ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे कि इस नाम से ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है। ये गौरीज कहलाए, कहने का मतलब इन्होंने अपना खुद का एम्पायर स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने में इन दो भाइयों की बहुत ज्यादा, ठीक है, मेहनत देखी जाती है, हार्ड वर्क था। एक था गयासुद्दीन मोहम्मद और एक उसी का भाई मोइजुद्दीन मोहम्मद, जो इंडिया में आकर इंडिया में इस्लाम को स्टैब्लिश किया था। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, बहुत डिटेल में हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ पे कैसे क्या चीजें हुई थी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ, मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ये हमारा प्यारा भारत का जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अभी हमने मिला लिया है, बहुत अच्छा किया है बेटा। जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये आपका सुंदर सा अपना हमारा भारत, ठीक है। इस भारत में इस साइड से ये आए थे, तो इस समय इस भारत में यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे गजनी एम्पायर था और यहाँ पे गौरीद होते थे, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे गौरीद थे और ये जो एम्पायर था ना बेटा, ये गजनी एम्पायर था, ठीक है। अब जो ध्यान देंगे, महमूद गजनी की डेथ के बाद यहाँ पर उसके बहुत सारे रिलेटिव्स आए, बहुत सारे सक्सेसर्स आए, लेकिन कोई उतना पावरफुल नहीं था जितना कि पावरफुल महमूद गजनी था, ठीक है, याद रखेंगे। और महमूद गजनी उस समय, ये गजनाविद जो एम्पायर है, इन्हीं के अंडर में एज अ वैसल, वैसल मतलब जमींदार, ठीक है, जागीरदार, सॉरी, ठीक है, गौरी वहां पर थे नॉर्थ में, ठीक है। तो गजनी एम्पायर, जो मेन गजनी एम्पायर था ना, इसके ऊपर गौरी थे, जो कि एज अ जमींदार, जागीरदार होते थे, और जिन्होंने अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर रखा था नॉर्थ में, जिसको गौरी साम्राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब महमूद गजनी की डेथ हुई, तो इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, ठीक है। गौरी जो थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, और खासकर इसमें सबसे अहम रोल या इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है, तो दैट पर्सन कॉल्ड गयासुद्दीन मोहम्मद। तो गयासुद्दीन मोहम्मद डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट हिमसेल्फ, उसने आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया,
और फिर क्या हुआ, उसके बाद सेकंड क्या देखने को मिलता है कि जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है तो ये लोग ट्रेड एंड क्राफ्ट के लिए सिंध तक आते हैं। एक बार ऐसा क्या हुआ कि सिंध में कुछ गौरी के लोग सिंध तक आए थे और सिंध में आने के बाद ये लोग जब वापस जाने लगे तो इनको गजनी में लूट लिया गया। समझे ना मेरी बात को, इनको गजनी में लूट लिया गया और जब गजनी में इनको लूटा गया तो ये बात गयासुद्दीन मोहम्मद को भैया बहुत बुरी लगी और गयासुद्दीन मोहम्मद पूरी आर्मी लेकर और मोइजुद्दीन मोहम्मद मतलब मोहम्मद गौरी को लेकर और चढ़ाई कर देता है गजनी पर और गजनी के लोगों पर अटैक करके पूरे गजनी में आग लगा देता है। गजनी के जो शासक वर्ग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूलर वर्ग के लोग थे, ये सब भाग जाते हैं गजनी से। और फिर वहीं पर इसने 1173 याद रखेंगे 1173 में गयासुद्दीन मोहम्मद ने अपने भाई मोइजुद्दीन मोहम्मद को गजनी का रूलर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसने बोला कि आज से तुम गजनी के शासक हो, मतलब यू आर द पर्सन कॉल्ड सुल्तान। ठीक है, आज से तुम सुल्तान हो, कहां के, गजनी के। ठीक है, तो याद रखेंगे गयासुद्दीन ने अपने भाई मोइजुद्दीन मोहम्मद को गजनी का सुल्तान बनाया। उसके बाद मोइजुद्दीन मोहम्मद फेमस हुआ नाम के साथ शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस हुआ। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अब गजनी में अगर ये आ गया तो गजनी की बाउंड्री टच कर रही थी इंडिया से, जो कि इससे पहले हमने पहले के लेक्चर में देखा है कि महमूद गजनी इंडिया कई बार आया और उसने इंडिया में 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, जो उसके मुख्य आक्रमण तो 17 बार उसने आक्रमण किया, उसमें उसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा, बहुत सारे जो बड़े मतलब अमीर शहर थे उनको लूटा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जब गजनी में गौरी आ जाएगा, मोहम्मद गौरी, तो उसका भी कहीं ना कहीं मन लगेगा कहां जाने के लिए, इंडिया। और जब वो इंडिया आएगा तो वो इंडिया में आएगा तो वो बिल्कुल गजनी से उसकी पॉलिसी अलग होगी। ठीक है, गजनी अटैक्ड ऑन इंडिया फॉर द वेल्थ, फॉर प्लंडर। ठीक है, लूटने के लिए आया था वो। बट मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन इंडिया फॉर द एक्सपांशन ऑफ द इस्लाम। तो रियलिटी में अगर आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद गजनी और गौरी के अटैक में क्या मतलब डिफरेंस क्या था, तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी जस्ट अटैक्ड ऑन इंडिया फॉर प्लंडरिंग इंडिया, ठीक है, फॉर द बूटी। ठीक है, बट महमूद जो आपका मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है, ठीक है, दे अटैक्ड ऑन इंडिया फॉर द एक्सपांशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक एम्पायर। क्यों? ठीक है, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो प्रकार की, इस्लाम के शरीयत के हिसाब से दो प्रकार की जमीनें होती है। मैं यहाँ पे एक बार बताता हूं आपको। ठीक है, इस्लाम के शरीयत के हिसाब से दो प्रकार की जमीनें होती हैं। एक होता है अहले हर्ब और एक होता है अहले इस्लाम। ठीक है, जिसको हम एक और भाषा में बोलते हैं दारुल हर्ब और इसको हम बोलते हैं दारुल इस्लाम। ठीक है, हम ये दो चीजें बोलते हैं इसको। तो याद रखेंगे कि जो दारुल हर्ब है और दारुल इस्लाम है। ठीक है, तो दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है कि भैया जो इनफिडल्स की जमीन है, इनफिडल्स की जमीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जरा समझेंगे आप। इनफिडल्स की जमीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। इनफिडल्स की जमीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इनफिडल्स की जमीन का मतलब बेसिकली समझ जाएंगे कि जो गैर मुसलमान वाले क्षेत्र के लोग हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इनफिडल्स की, मतलब वो इनफिडल्स का सेक्टर है, इनफिडल्स की जमीन है। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम स्टेट है उन्हें हम बोलते हैं दारुल इस्लाम। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दारुल इस्लाम। तो गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आइए चलते हैं आगे, डिस्कशन करते हैं तो समझेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे और जान लीजिए कि अहले हर्ब मतलब सऊदी अरेबिया, वहां की जमीनें, और अहले इस्लाम मतलब सऊदी अरेबिया की जमीनें, और अहले हर्ब मतलब कहां की जमीनें होंगी। ठीक है, अहले हर्ब में उस जगह की जमीनें होंगी बेटा, उस जगह के क्षेत्र को अहले हर्ब बोला जाएगा जिस जगह पर, ठीक है, काफिर होंगे, गैर मुसलमान होंगे और जो यहां पर
मुसलमान रूल करेगा, जो शासक वर्ग बनेगा उसी को सुल्तान बोला जाएगा। इन शॉर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ ऑन अहले हर्ब इज कॉल्ड सुल्तान। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ? चलिए तो आगे चलते हैं। यहां पर सुल्तान बन चुका है गजनी का मोहम्मद गौरी, और फिर वो क्या क्या करता है हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो 1173 और 1206, 1173 से 1206 का उसका समय रहा बेटा, और 1173 और 1206 में उसने क्या क्या किया उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी प्रीवियस आपको बता दिया कि ये लोग क्या थे, गजनी में वैसल थे, जागीरदार थे। लेकिन जब महमूद की डेथ हुई, व्हेन द डेथ ऑफ महमूद, ठीक है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द गजनाविद एम्पायर, गजनाविद एम्पायर महमूद की डेथ के बाद डिक्लाइन कर गया, और मुइजुद्दीन मोहम्मद ने अपने आप को वहां पर इंडिपेंडेंट कर लिया, या इवन गयासुद्दीन ने, और पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गौरी। ठीक है, और उसने गजनी को अपने कंट्रोल में क्या किया, कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अनलाइक महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी वांटेड टू कॉन्कर इंडिया एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर इन दिस डायरेक्शन। समझना मेरी बात को? जो महमूद गजनी है, ठीक है, उसने क्या किया था, ठीक है, उसने केवल प्लंडर किया था इंडिया में। ठीक है, याद रखेंगे, प्लंडर किया था। लेकिन महमूद गौरी ने क्या किया था, उसने इंडिया में एक्सपांसन करेगा। ठीक है, वो अपने एम्पायर को गजनी से एक्सपेंड करेगा। कहां पे? इंडिया में। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन देखते हैं। इन 1175, तो लोग बोलते हैं, जो समझिएगा मेरी बात को, 73 में सुल्तान, 75 में मुल्तान, 78 में सिंध, ऐसे याद करिएगा। सुल्तान मुल्तान मतलब 73 में सुल्तान बना, और 75 में 75 में इसने अटैक कर दिया और मुल्तान पे कैप्चर कर लिया। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 1175 मोहम्मद गौरी कैप्चर्ड मुल्तान एंड ऑक्युपाइड होल ऑफ सिंध। ठीक है, एंड ऑक्युपाइड होल ऑफ सिंध इन दिस सब्सिक्वेंट एक्सपेडिशन। गेटिंग द पॉइंट? इसने अपने पूरे एक्सपेडिशन में मुल्तान पे अटैक किया, उसके बाद फिर पूरे सिंध को भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और सिंध को कैप्चर करने के समय ही उसने इंडिया में कोशिश की थी घुसने की, लेकिन अनिलवाड़ा जो गुजरात में पड़ता है, अनिलवाड़ा इंडिया के गुजरात में बेटा, गुजरात के रूलर थे भीमदेव। ठीक है, भीमदेव सेकंड बोलते हैं इनको, इन्होंने इनको बुरी तरीके से हराया था। लोग बोलते हैं कि इनको उठा के पटका था, जो कि इसको बस ये मरते मरते बचा था, किसी प्रकार से अपनी जान बचा के भागा था। तो एक बार शॉर्ट में हम फिर एक बार मैप देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत जरूरी है मैप कि आखिर भैया ये राजस्थान या गुजरात के साइड में कैसे मिल गया, ये तो अभी इंडिया में घुसा ही नहीं है ना। ठीक है, हमारे दिमाग में तो ये भी आएगा ना, अभी तो इंडिया में घुसा ही नहीं है, अभी सर ने बताया नहीं कि इंडिया में घुसा है, तो ये आखिर इसने अटैक कैसे कर दिया। ठीक है, तो जरा देखो भाई कैसे अटैक कर दिया। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सब सिंध का पोर्शन है, ऐसे पाकिस्तान जो मॉडर्न डे है। ठीक है, अभी ये पोर्शन है। अब गजनी इधर से घुसा था, हमेशा जब भी आता था इधर से आता था। इसने कोशिश किया इस बार कि चलो यार इधर ही से घुस चलते सिंध। जब इसने अटैक करने आया था, जब ये सिंध अटैक करने आया, तभी इसकी मन से चलो इंडिया में प्लंडर कराते गुजरात में, या गुजरात की ओर चलते अटैक करने। लेकिन यहाँ पे अनिलवाड़ा के जो रूलर थे भीमदेव, पावरफुल थे, उन्होंने बुरी तरीके से इसको हराया था। ये चीज भी वहां पर देखी गई। इन 1186 ही अटैक्ड पंजाब and captured it from खुसरो मलिक and annexed it to his dominions। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। 1186 में इसने फिर पंजाब में अटैक किया। देखिए 78 में ये इंडिया में गुजरात की ओर से घुसने की कोशिश की, राजस्थान की ओर से, लेकिन बुरी तरीके से हराया गया भीमदेव सेकंड के द्वारा। फिर 1186 में ही अटैक्ड ऑन पंजाब, और पंजाब में अटैक करके खुसरो मलिक से पंजाब को छीन लिया। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भैया पंजाब का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था? खुसरो मलिक। ठीक है, एंड अनेक्स्ड इट टू हिज डोमिनियंस, और उसने पंजाब को अपने डोमिनियन में ले लिया। अब जो गजनी एम्पायर इसका था, गजनी एम्पायर, ये वहां से लेकर कहां तक आ गया बेटा? पंजाब तक आ गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ? ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब वो पंजाब तक तो आ गया था बेटा। अब पंजाब तक आने के बाद में उसको अगर देखेंगे, तो अब उसको यहाँ पर इंडिया में आने के लिए अब उसको लड़ना पड़ेगा किनसे? पृथ्वीराज चौहान से। चौहान वो है जिन्होंने दिल्ली को बसाया था, ये बात दिमाग में रखेंगे। चौहान वो है जिन्होंने दिल्ली को बसाया था। ठीक है,
ये देखेंगे एक बार फिर से मैप पे। मैपिंग होती है बेटा तो इमेजिन कर पाने में बहुत आसानी होती है, बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन कर पाते हैं और समझ पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू मैप। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो क्या होगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये पंजाब को इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, इस एरिया को कैप्चर कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो शासक वर्ग है ये चौहान है, ठीक है। और चौहान के बाद यहाँ पे पृथ्वीराज थर्ड यहाँ पर थे, पृथ्वीराज थर्ड, याद रखेंगे, नाम भी आपको रखना है पृथ्वीराज, कभी कंफ्यूजन में पूछ लिया तो। पृथ्वीराज थर्ड यहाँ के रूलर थे। तो पृथ्वीराज थर्ड जो रूलर था पंजाब के इस पोर्शन का, तो ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसने यहाँ पर पृथ्वीराज थर्ड ने पंजाब के जो रूलर था इसने चैलेंज किया मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को। और जब पृथ्वीराज थर्ड ने उस समय पूरे नॉर्थ इंडिया की राजपूत आर्मी को एक साथ ले लिया और राजपूत आर्मी को लेकर इसको हराया, तो इन दोनों के बीच में जो फाइट हुई थी वो तराइन में हुई थी। तो याद रखेंगे बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी वो दो हुई थी, एक हुई थी 1191 में, एक हुई थी 1192 में। 1191 का था कि भैया पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिया था किसको, गौरी को, और यहाँ पे गौरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ से गया था भैया प्रतिशोध की आग में, और फिर ये वापस आता है, ये बदला लेता है और गौरी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करता है, हरा देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कैसे ये होता है इसकी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। आखिर इन दोनों में आखिर पृथ्वीराज चौहान एक साल पहले जीत जाते हैं और फिर पृथ्वीराज चौहान एक साल बाद हार जाते हैं, ऐसा आखिर क्यों, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है बेटा, इसके पोर्शंस क्या है देखिए, समझो। जो बैटल ऑफ तराइन का फर्स्ट पार्ट हुआ था 1191 में, जब मोहम्मद गौरी घुसना चाह रहा था भारत में, कहां से, नॉर्थ से। जब मोहम्मद गौरी नॉर्थ से भारत में घुसना चाह रहा था, ठीक है, तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने उसको टक्कर दी। पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि एक इस्लामिक शासक जो है इस्लाम का वो भारत में घुस रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूतों को एकजुट किया और सभी राजपूत एकजुट हुए और इन्होंने बुरी तरीके से गौरी को हराया। और बाद में गौरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से पूछा था कि बताइए भाई आपके साथ क्या सलूक किया जाए, तो फिर गौरी ने बोला था कि जैसा एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के साथ करना चाहिए, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जो कि अभी यूथ थे, भैया यूथ ब्लड था, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ाई में बोला कि चल जा, मैंने तेरे को छोड़ दिया, जा अब दोबारा इधर की ओर मत देखना। अब गौरी तो गुस्से से बिल्कुल पागल, गौरी फिर दोबारा इंटर होता है 1192 में, गौरी इंटर करता है कहां पे, आपके पोर्शन में, पंजाब के पोर्शन में, और फिर वो आता है। अब इस बार पृथ्वीराज चौहान हरा दिए जाते हैं। उसका रीजन क्या था, क्योंकि इस बार जो राजपूत रूलर सभी थे वो एकजुट हुए ही नहीं, सभी राजपूत एकजुट हो ही नहीं पाए थे बेटा। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या था, आइए बताते हैं उसका रीजन क्या था। तो समझिए उस समय ये पोर्शन आपको ये मैप दिख रहा होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट एक स्टेट सिटी है कन्नौज, ठीक है, जरा समझेंगे। एक सिटी है कन्नौज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कन्नौज के रूलर थे जयचंद्र। और जयचंद्र राजपूतों में सबसे पावरफुल आर्मी थी, याद रखेंगे, और सबसे पावरफुल किंग थे जयचंद्र। जयचंद्र की बेटी थी संयोगिता, ठीक है, संयोगिता जयचंद्र की बेटी थी। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने इसको लिखा है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने कंपाइल किया, ठीक है, और उसमें से ही मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या था, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया। तो संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज चौहान को भाई फर्स्ट साइट लव दिल दे बैठी थी, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो संयोगिता से शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद्र इसके खिलाफ थे। क्यों, क्योंकि जयचंद्र उस समय पावरफुल राजपूत रूलर थे, सबसे बड़ी आर्मी थी। जयचंद्र की नजर में पृथ्वीराज चौहान एक बिगड़ा हुआ बच्चा समझ लो, ऐसा वो मानते थे, ठीक है, कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, उसका बस एक ही काम है इधर उधर मारपीट करना, इधर उधर अटैक करना, आक्रमण करना, समझ रहे ना। आज के यूथ में जैसे कोई बेरोजगार हो उस हिसाब से ऐसा समझते थे जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान से शादी करने के बिल्कुल खिलाफ थे। तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं, संयोगिता को भगा ले जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता को भगा कर ले जा रहे थे तो बहुत सारे रास्ते में इनके कमांडर मार दिए गए थे, याद रखेंगे, जो पावरफुल कमांडर थे केवल संयोगिता को भगाने के लिए,
ठीक है। अब जब वो संयोगिता को भगा ले गए अपने यहाँ पर अपने राज्य में, जब वो अपने राज्य में संयोगिता को भगा ले गए, तो अब कन्नौज के रूलर जयचंद को ये बुरा लगा। उसने सभी जितने भी, समझिएगा, जितने भी राजपूत रूलर थे, इन सभी से बोला कि अब पृथ्वीराज चौहान का कोई साथ नहीं देगा, और सबने बाइकआउट कर लिया, क्योंकि कोई जयचंद के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ठीक है। अब जयचंद ने फिर मोहम्मद गौरी को भी बुलाया, और मोहम्मद गौरी को बुलाया कि भाई तुम आओ, पृथ्वीराज चौहान को हराओ, हम इसका साथ नहीं देंगे, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बताना। अब जब मोहम्मद गौरी समझ गया कि इनमें फूट पड़ चुकी, यही सही समय है अटैक करने का, तो मोहम्मद गौरी इंडिया आता है। पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ जाते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, हरा दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। अब जब समझिएगा, पृथ्वीराज रासूस में लिखा हुआ है कि इसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गौरी वहां पर बैठा होता है, वो बोलता है कि तुम सुनकर तीर चला सकते हो, तो भाई शब्द भेदी बाढ़ चला सकते हो तो चलाओ। 1 घंटे पे आवाज मारी जाती है, चंद्रबरदाई वही खड़े होते, वो उसको संस्कृत में बोलते हैं, कहते हैं कि देखो, मतलब वहां की लोकल लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत नहीं। उन्होंने बोला कि मैं तुमको दोहे में दोहा सुनाऊंगा, और उस दोहे पे मैं तुमको बताऊंगा कि सुल्तान कहाँ बैठा और तुम तीर मार देना। तो उन्होंने बोला 4 हाथ 24 गज 2 अंगुल प्रमाप्ता, ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ठीक है, इस प्रकार का दोहा। तो ये एक मिथ है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ये एक मिथ है, क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में एक खास सोर्स हमारे पास होता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा सोर्स है बेटा, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्वाइंस के थ्रू इतिहास का पता लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे थे जो क्वाइंस इशू किया करते थे। क्या इशू करते थे बेटा, क्वाइंस। और क्वाइंस को जब ये इशू करते थे तो क्वाइंस के तहत हम इसका पता लगाते थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो न्यूमिस्मेटिक क्वाइंस है, ठीक है, इसको इसमें इशू हुआ, और उस पृथ्वीराज रासो में जो कहानी लिखी उसके जस्ट उलट ये बताता है क्या, कि मोहम्मद गौरी जब नॉर्थ में आ गया, उसने इलाके को कैप्चर कर लिया। उसी समय पृथ्वीराज चौहान को राजस्थान के एक इलाके का जागीरदार बना दिया गया, वैसल बना दिया गया। ठीक है, एक वैसल दे दिया गया, जागीरदार बना दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान ने सिक्के छपवाए थे, जिसमें एक तरफ लिखा था श्री श्री 1008 मोहम्मद गौरी साहब। ठीक है, और उसमें फिर एक दूसरी तरफ जो था वहां पे मेंशन हुआ था क्या, ठीक है, वहां पे छोटा सा पॉइंट बस एक मेंशन था, जिस बात को हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान, श्री पृथ्वीराज चौहान, तो 1008 मोहम्मद गौरी के लिए यूज किया गया था, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान। इससे पता चलता है कि वो वहां पर थे। और ये भी बताया जाता है सोर्स में कि बाद में मोहम्मद गौरी के जो उनके करीबी लोग थे, ठीक है, जो आए थे तुर्की से, इन लोगों ने बोला कि पृथ्वीराज चौहान आपके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो उस पे पृथ्वीराज चौहान ने फिर बाद में मोहम्मद गौरी को की हत्या करवा दी थी, उसका मर्डर करा दिया था। ये स्टोरी जो है ये रियल है, ठीक है, जो हमें न्यूमिस्मेटिक क्वाइन से पता चली है। ये ऐसा नहीं है कि आंखें फोड़ दी थी, तीर मार दिया था, तो इस पे आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, ये बस एक स्टोरी बनाई गई है, चंद्रबरदाई के कंपाइलेशन में इसको अच्छे से रखा गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी मुस्लिम लिटरेचर है, समझेंगे, मुस्लिम लिटरेचर गौरी को बताते हैं, गौरी बहुत महान था, वो जीता। जो हिंदू लिटरेचर थे तो उन्होंने भी भाई अपने शासक को अच्छा बताना था, तो आंखें फोड़ के गौरी की डेथ के लिए बता दिया। तो हिंदू लिटरेचर जो था वो अलग अलग प्रीच करता है, ठीक है, उसमें चंद्रबरदाई अपनी अलग बात लिखते हैं। लेकिन जो हमें न्यूमिस्मेटिक क्वाइन है वो बैलेंस बताता है कि भैया एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जो मैंने आपके सामने रखा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं नोट्स में, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। रिलीजिंग द ग्रेव सिचुएशन, द हिंदू प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया formed a confederacy under the command of पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सभी हिंदू शासक मिल गए पृथ्वीराज चौहान के अंडर में, और पृथ्वीराज रोज टू द ओकेजन एंड डिफीटेड गौरी इन द बैटल ऑफ तराइन। और पृथ्वीराज चौहान ने बैटल ऑफ तराइन में गौरी को हरा दिया, ठीक है, नियर दिल्ली 1190 AD। मोहम्मद गौरी फेल्ट ग्रेटली ह्यूमिलिएटेड बाय दिस डिफीट। और मोहम्मद गौरी इससे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट हुआ था, वो बदला लेना चाह रहा था। लेकिन जब संयोगिता को भगाकर ये ले गए तो जयचंद ने इसको वेलकम किया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, वेयर मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है। लेकिन जयचंद्र को उसको बुलाना भारी पड़ गया। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ये गजनी नहीं था,
जो आएगा अटैक करेगा, लूटेगा, चला जाएगा। ये तो एक्सपांसन कर रहा है, इसकी पॉलिसी एक्सपांशनिस्ट की है। ये इस्लामिक स्टेट को एक्सपांसन करने आया है, तो ये तो वापस नहीं जाएगा बेटा, ये याद रखिएगा। तो 1194 में उसने जयचंद पे अटैक कर दिया, जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, जहां पे जयचंद के कन्नौज को भी डिफीट कर दिया किसने, गौरी ने। और उसने फिर इस्टेब्लिशमेंट किया टर्किश रूल इन इंडिया। तो गौरी ने जयचंद्र को हराकर, क्योंकि दूसरा पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर उसके लिए कोई राइवल था सबसे बड़ा तो जयचंद्र था, उसने जयचंद्र को 1194 में डिफीट किया और इस्टेब्लिश किया एक इस्लामिक स्टेट। इस बात को याद रखिएगा कि इंडिया में जयचंदावर के वॉर के बाद ना 1194 के बाद ही इस्लाम का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है। अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि आखिर गौरी के इन्वेजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, The Turkish conquest of India paved the way for the liquidation of the multi-state system in India, as the political ideal of the Turkish Sultan was the centralized political organization under the monarch. ठीक है, तो याद रखेंगे जो टर्किश कॉन्क्वेस्ट हुआ था कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, उसने क्या किया कि बहुत सारे जो इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया के जो बहुत सारे कॉन्फेडरेसी थे, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो सबका लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मल्टी स्टेट सिस्टम जो था वो समाप्त होने लगा। ठीक है, और पॉलिटिकल जो एक स्ट्रेंथ थी, पॉलिटिकली स्ट्रेंथन एक सोसाइटी थी उस समय, कहां पे, नॉर्थ इंडिया में, वो भी लिक्विडेट हो गई। ठीक है, और उनके कमजोर होने के बाद अब इस्लाम का भारत में स्टैब्लिश होना बिल्कुल आसान हो गया। और इस प्रकार से इंडिया में इस्लाम का स्टेबलाइजेशन होता है और सेंट्रलाइज पोजीशन भी क्रिएट होती है, जो आगे हम देखेंगे, जो फेमस होगा किसके नाम से बेटा, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो आएगा अभी आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसी का गुलाम है, आया हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्ताज सर्व्ड देयर पर्पस फॉर ब्रेकिंग द फ्यूडल ट्रेडिशंस। तो याद रखेंगे इंडिया में उस समय फ्यूडलिज्म चल रहा था, जमींदार, जागीरदार, ठीक है, ये लोग होते थे। यहाँ पे ये इक्ता सिस्टम शुरू कर देंगे, मतलब ये क्या करेंगे, जमीन का एक हिस्सा दे देंगे, ठीक है, अपने लोगों को, मुस्लिम लोगों को, वो वहां पर रहेंगे अपने आप। इससे वो बहुत तेजी से, बहुत संख्या में बसने लगे और इनके यहाँ काम करेंगे, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए उस जमीन पर खेती करेंगे। इसे इक्ता सिस्टम कहा गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन्होंने बहुत तेजी से नॉर्थ इंडिया में ये अपने आप को स्टैब्लिश कर पाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्ता सिस्टम। ये मेरा मानना है कि अगर इक्ता सिस्टम नहीं होता तो ये मुस्लिम बहुत तेजी से नॉर्थ इंडिया में बसते नहीं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है अपने को। फिर नेक्स्ट देखेंगे, टर्क्स आल्सो गेव इंडिया अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बाय व्हिच ट्रेड रिसीव्ड अ न्यू इम्पेटस। ठीक है, तो टर्क्स ने इंडिया में सेंट्रलाइजेशन दिया। पहले इंडिया छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, ये यहाँ के शासक हैं, ये राजपूत रूलर है, ये, लेकिन इन सबको अगर बांध दोगे तो ये आदमी अब इससे जुड़ेगा, ये आदमी इससे जुड़ेगा, ये आदमी इससे जुड़ेगा। कहने का मतलब सेंट्रलाइजेशन आएगा जिससे ट्रेड बहुत तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और द इंटीमेट contact between India and the outer Asiatic world was restored by the Gorian conquest। ठीक है, तो याद रखेंगे गजनी से ये आए थे, कहां पे आए थे, इंडिया। और इंडिया में इन्होंने अपने आप को जब स्टैब्लिश किया तो अब इंडिया का टच, इंडिया का कनेक्शन एशिया के दूसरे इलाकों से हो गया, जो गजनी के अलावा गौरी। ठीक है, गौरी के अलावा फिर इधर आ जाएंगे ईरान, ख्वारिज्म, ये सब, इन सब इलाकों में इनका स्टैब्लिशमेंट होने लगा और इनके कांटेक्ट में ये आ गए। और कहीं यही था, इसके कुछ बुरे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे कि जो मंगोल्स भी आ गए थे अटैक करने, मंगोलिया के मंगोल्स भी आ गए थे अटैक करने, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि अब रास्ते खुल गए हैं और हर किसी को अब भारत दिखने लगा है। बहुत सारे लोग भारत में आएंगे, बार बार अटैक करेंगे और भारत में राज करेंगे। इसी को हम दिल्ली सल्तनत बोलेंगे। और दिल्ली सल्तनत के एंड के बाद में फिर यहाँ पे आएगा मुगल बादशाह बाबर, यहाँ से मुगल इरा शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे मुगल राज करेंगे, बाबर के बाद फिर हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पावरफुल होंगे। फिर इसके बाद फिर इनका डिक्लाइनेशन होगा, लास्ट 1857 में बहादुर शाह जफर सेकेंड जो होंगे वो लास्ट मुगल एम्परर होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को भी हमें देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है मेडाइवल हिस्ट्री को। ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे, इसके डिस्कशन को भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ठीक है, अब आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है
मेरे स्पेशल क्लासेस भी हैं जो अनअकैडमी ऐप पे है, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज यूज माय कोड दीपक1 फॉर गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू सो मच, वंस अगेन हैव अ गुड डे।